नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल लिसनर्स बुक क्लब में, जहां हम बुक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास भी बुक को परचेज़ करने का और उन्हें पढ़ने का समय नहीं है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। अगर आप भी बुक्स को डिटेल में सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। और अगर आप अपनी कोई भी पसंदीदा बुक सुनना चाहते हैं डिटेल में तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम गुनाहों के देवता, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती ने, उसके भाग 6 को सुनेंगे। आगे के 5 पार्ट आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो आइए फिर एक बार सुधा और चंदर की इस पवित्र और खूबसूरत कहानी को आगे बढ़ाते हैं। घर चमक उठा था जैसे रेशम, लेकिन रेशम के दमदार, रंगीन, उल्लास भरे गोले के अंदर भी एक प्राणी होता है। उदास, स्तब्ध, अपनी सांस रोककर अपनी मौत की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने वाला रेशम का कीड़ा। घर के सारे उल्लास और चहल पहल से घिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी था जिसकी सांस धीरे धीरे डूब रही थी। वो थी सुधा। सुधा बदल गई थी। गोरा चंपई चेहरा पीला पड़ गया था और लगता था जैसे वो बीमार हो। एक दिन बीत रहे थे, शादी नज़दीक आती जा रही थी और सभी का सहारा एक दूसरे से छूटता जा रहा था। ये ज़िंदगी है जहाँ प्यार हार जाता है, मुस्कानें हार जाती है, आंसू हार जाते हैं, तश्तरी, प्याले, कुल्हड़, पत्तलें, कालीनें, दरिया और बाजे जीत जाते हैं। जहाँ अपनी ज़िंदगी की प्रेरणा मूर्ति के आंसू गिनने के बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवाकर रखने पड़ते हैं, और जहाँ किसी आत्मा की उदासी को अपने आंसुओं से धोने के बजाय पत्तले धुलवाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ भावना और अंतर्द्वंद के सारे तूफान सुनार और बिजली वालों की बातों में डूब जाते हैं, और जहाँ दो आंसुओं में डूबते हुए व्यक्तियों की पुकार शहनाइयों की आवाज़ में डूब जाती है। उधर बारात आ गई थी। कैलाश मिश्रा, सुधा के होने वाले पति, और चंदर की मुलाकात होती है। दिन भर के व्यवहार से चंदर ने देखा कि कैलाश भी उतना ही अच्छा, हंसमुख और शालीन है जितने शंकर बाबू, कैलाश के बड़े भाई थे। चंदर को कैलाश मिश्रा राजनीतिक क्षेत्र में जितना फौलादी लगा था, घरेलू जिंदगी में उतना ही अच्छा लगा। चंदर का मन खुशी से नाच उठा। सुधा की ओर से वो थोड़ा निश्चिंत हो गया। अब सुधा निभा ले जाएगी। चंदर मौका निकालकर घर में गया। देखा सुधा को औरतें घेरे बैठी हैं और महावर लगा रही हैं। बिनती कनस्तर में से घी निकाल रही थी। चंदर गया और बिनती की चोटी घसीटकर बोला, ओ गिलहरी, घी पी रही है क्या? बिनती ने दंग होकर चंदर की ओर देखा। आज क्या हो गया? पिछले 15 दिन से चंदर के होठ मुस्कुराना भूल गए थे। चंदर बिनती से बोला, आंख फाड़कर क्या देख रही है? कैलाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। अब सुधा बहुत सुखी रहेगी। कितना अच्छा होगा बिनती, हंसती क्यों नहीं गिलहरी? और चंदर ने बिनती की बाह में चुटकी काट ली। बिनती बोली, अच्छा हमें दीदी समझा है क्या? अभी बताती हूँ। और घी भरे हाथ से चंदर की बाह पकड़कर बिनती ने ज़ोर से घुमा दी। चंदर ने अपने को छुड़ाया और बिनती को चपत मारकर गुनगुनाता हुआ चला गया। बिनती ने कनस्तर के मुंह पर लगा घी पोंछा और मन में बोली,
देवता और किसे कहते हैं। शाम को बारात चढ़ी, सादी सी बारात। सिर्फ एक बैंड था। कैलाश ने शेरवानी और पायजामा पहना था और एक टोपी। सिर्फ एक माला गले में पड़ी थी और हाथ में कंगन बंधा था। डॉक्टर शुक्ला सुधा को मंडप में ले आए। सभी लोग आंगन में बैठे थे। कामिनी, प्रभा, लीला सभी थी। एक और बाराती बैठे थे। सुधा शांत थी, लेकिन उसका मुंह ग्रहण के चंद्रमा की तरह निस्तेज था। मंडप का एक बल्ब खराब हो गया था और चंदर सामने खड़ा उसे बदल रहा था। सुधा ने जाते जाते चंदर को देखा और आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी। कामिनी, प्रभा, लीला तमाम लड़कियां कैलाश पर फप्तियां कस रही थी। सुधा सिर झुकाए बैठी थी। पापा से उसने कहा, बिंती को हमारे पास भेज दो। बिंती आकर सुधा के पीछे बैठ गई। कैलाश ने आंख के इशारे से चंदर को बुलाया। चंदर जाकर पीछे बैठा तो कैलाश ने कहा, यार, यहाँ जो लोग खड़े हैं इनका परिचय तो बता दो चुपके से। चंदर ने कामिनी, प्रभा, लीला सभी का परिचय दिया। जब चंदर परिचय दे रहा था तभी बिंती बोली, बड़े लालची मालूम होते हैं आप। एक से संतोष नहीं है क्या? वाह रे जीजाजी। कैलाश ने मुस्कुराकर चंदर से पूछा, इसका ब्याह तय हुआ कि नहीं? संस्कार शुरू हुआ। कैलाश के हाथों में नारियल और उसकी मुट्ठी पर सुधा के दोनों हाथ। सुधा अब चुप थी, इतनी चुप कि लगता था उसके होठों ने कभी बोलना जाना ही नहीं। संस्कार के दौरान ही पारस्परिक वचन का समय आया। कैलाश ने सभी प्रतिज्ञाएं स्वयं कही। शंकर बाबू, कैलाश के बड़े भाई ने कहा, लड़की भी शिक्षित है और उसे भी स्वयं वचन करने होंगे। सुधा ने सिर हिला दिया। एक असंतोष की लहर सी बारातियों में फैल गई। चंदर ने बिंती को बुलाया। उसके कान में कहा, जाकर सुधा से कह दो कि पागलपन नहीं करते, इससे क्या फ़ायदा। बिंती ने जाकर बहुत धीरे से सुधा के कान में कहा। सुधा ने सिर उठाकर देखा। सामने बरामदे की सीढ़ियों पर चंदर बैठा हुआ, बड़ा चिंतित सा, कभी शंकर बाबू की ओर देखता और कभी सुधा की ओर। सुधा से उसकी निगाह मिली और चंदर सिहर उठा। सुधा क्षण भर उसकी ओर देखती रही। चंदर ने जाने क्या कहा और सुधा ने आंखों ही आंखों में उसे क्या जवाब दे दिया। जैसे सुधा कह रही हो, क्या सारा सुख लूटकर थोड़ी सी आत्मवंचना भी मेरे पास नहीं छोड़ोगे? अच्छा लो मेरे देवता। और उसने हार कर सिसकियों से सने स्वरों में अपने को कैलाश को समर्पित कर दिया। प्रतिज्ञाएं दोहरा दी और उसके बाद साड़ी का एक छोर खींचकर नथ की डोरी ठीक करने के बहाने उसने अपने आंसू पोंछ लिए। चंदर ऊपर छत पर जाकर खाट में लेटने की कोशिश करने लगा। उसकी आंख अभी लगी ही थी कि सहसा उसे किसी ने उठाया। उसने पलकें खोली, देखा सामने सुधा खड़ी थी। मांग और माथे में सिंदूर, कलाई में कंगन, हाथ में अंगूठियाँ, कड़े चूड़े, गले में गहने, बड़ी सी नथनी डोरे के सहारे कान में बंधी हुई, आंखें जिनमें भादों की घटाओं की गरज खामोश हो रही बरसात सी हो गई थी। चंदर उठकर बैठ गया। उसका दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे किसी के सामने भाग्य का रूठा हुआ देवता खड़ा हो। सुधा कुछ बोली नहीं। उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर चंदर के पैरों पर माथा टेक दिया। चंदर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारा सुहाग अटल करे। तुम बहुत महान हो। मुझे तुम पर आज से गर्व है।
आज तक तुम जो कुछ भी थी उससे कहीं ज़्यादा हो मेरे लिए सुधा। दूसरे दिन 8 बजे तक सारा सामान स्टेशन पहुंच गया। शंकर बाबू और डॉक्टर साहब पहले ही स्टेशन पहुंच गए थे। बाराती भी सब वहीं चले गए थे। कैलाश और सुधा को स्टेशन तक लाने का जिम्मा चंदर पर था। मोटर चल दी। सुधा मुड़कर अपने घर की ओर देख रही थी। बिनती ने हाथ जोड़े तो सुधा चीखकर रो पड़ी, फिर चुप हो गई। सुधा और कैलाश के लिए सेकंड क्लास में एक बर्थ सुरक्षित थी। शंकर बाबू ने दोनों को उस डब्बे में पहुंचाया और बोले, कैलाश तुम ज़रा हमारे साथ आओ। मिस्टर कपूर ज़रा बहू के पास आप रहिए, मैं डॉक्टर साहब को यहाँ भेज रहा हूँ। चंदर खिड़की के पास खड़ा हो गया। सहसा सुधा ने उसके हाथों पर अपना मेहंदी लगा हाथ रख दिया और धीमे से कहा, चंदर अब कुछ मत सोचो। सुधा ने बड़े दुलार से कहा, देखो बिनती का ध्यान रखना, उसे तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रही हूँ। और सुनो, पापा को रात को सोते वक्त दूध में दवा डालकर ज़रूर दे देना। खाने पीने में गड़बड़ी मत करना। ये मत समझना कि सुधा मर गई तो फिर बिना दूध की चाय पीने लगे। हम जल्दी से आ जाएंगे। पम्मी का कोई खत आए तो हमें लिखना। इतने में डॉक्टर शुक्ला आ गए और सुधा के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आज तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। और देख महीने भर में बुला लेंगे तुझे, वहाँ घबराना मत। डॉक्टर शुक्ला ने फिर कहा, बेटा अब ठीक से रहना और भावुकता या बचपना मत करना। विवाह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अब तुम्हारी नई जिंदगी है। अब तक बेटी थी, अब बहू हो। अब चंदर की दुनिया उसके घर की छत तक सीमित हो चुकी थी। छत के चारों ओर की ऊंची दीवारों और उन 4 दीवारों से बंधे हुए आकाश के चौकोर टुकड़े तक ही उसके मन की उड़ान बंध गई थी। उजाला पाख था। पहले वो लुब्धक तारे की रोशनी देखता, फिर धीरे धीरे चांद की दूधिया रोशनी सफ़ेद कफन की तरह छा जाती और वो मन में थके हुए स्वर जैसे चांदनी को उड़ता हुआ सा कहता, सो जा मुर्दे सो जा। उधर सुधा का खत आता है। चंदर 1 सप्ताह बाद डॉक्टर शुक्ला के घर आता है। चंदर जाकर सुधा के कमरे के सामने पड़ी हुई कोच पर बैठ गया और बिनती ने बत्ती जला दी। खत छोटा सा था। खत में लिखा था, डॉक्टर चंदर बाबू, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम इतनी दूर होगे और मैं तुम्हें खत लिखूंगी? लेकिन खैर, अब तो घर में चैन की बंसी बजाते होंगे। एक अकेले मैं ही कांटे जैसी खटक रही थी, उसे भी तुमने निकाल फेंका। कई दफ़े तबीयत आती है कि जैसे बिनती से तुम्हारे बारे में बातें करती थी, वैसे ही इनसे, तुम्हारे मित्र से तुम्हारे बारे में बातें करूं। लेकिन ये तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। और सब ठीक है, यहाँ बहुत आज़ादी है मुझे। माँ जी भी बहुत अच्छी हैं, पर्दा बिल्कुल नहीं करती। पापा का ध्यान रखना और बिनती को जैसे मैं छोड़ आई हूँ उतनी ही मोटी रहे। मैं महीने भर बाद आकर तुम्हें से बिनती को वापस लूँगी, समझे? ये न करना कि मैं न रहूँ तो मेरे बजाय बिनती को रुला रुला कर मार डालो, जैसी तुम्हारी आदत है। चाय ज़्यादा मत पीना। खत का जवाब फौरन। तुम्हारी सुधा। चंदर ने चिट्ठी एक बार फिर पढ़ी, 2 बार पढ़ी और बार बार पढ़ता गया। छोटे छोटे नादान अक्षर उसके हृदय के चारों ओर कवच जैसे बौद्धिकता और संतुलन के लोह पत्र को चीरकर अंदर बींध गए और हृदय की धड़कनों को मरोड़ना शुरू कर दिया। चंदर को ये खुद नहीं मालूम हुआ कि कब उसकी पलकों से गर्म आंसू खत पर टपक पड़ा।
धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए, और एपिसोड देरी से अपलोड करने के लिए माफ़ी चाहूँगी। दोस्तों अगर आप भी सुनना चाहते हैं कि सुधा की ये नई शुरुआत सुधा और चंदर के जीवन में क्या नया मोड़ लेकर आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ और देखेंगे कि सुधा की शादी का सुधा और चंदर के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये शादी सुधा और चंदर के जीवन में क्या नया मोड़ लेकर आती है। धन्यवाद। स्टे ट्यून टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।